अगर हम बात करें रिटेल सेक्टर की, तो हमारे इंडिया में अगर ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर की शुरुआत हुई है मिड 90s से, यानी कि 1991 में जो इकोनॉमिक पॉलिसी आया, उसके बाद क्या आया, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो अपने साथ क्या लेकर आया, लिबरलाइज्ड इकोनॉमी। एंड लिबरलाइज्ड इकोनॉमी के थ्रू क्या आया, आपका रिटेल सेक्टर। ठीक है, जितना भी आप ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर देख रहे हैं, बिग बाजार हो गया आपका, फिर रिलायंस ट्रेंड हो गया, मैक्स हो गया, पैंटालून्स हो गया, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब बात हुआ अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर कौन होते हैं। तो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर वो जनरल स्टोर हैं जो आपके घर के आसपास लोकेलिटी में अवेलेबल होते हैं, जिनको हम मॉम एंड पॉप स्टोर्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो वेंडर वाले हो गए, जो सब्जी ठेले में लेकर आते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। पेडलर्स, वेंडर्स, ठीक है, किराना स्टोर, जनरल स्टोर which is present in the locality where the consumers are living, they are known as unorganized sector। ठीक है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसको हमेशा गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलाया जाता है, और ज़्यादातर कंपनीज जो रिटेल सेक्टर में होती है ऑर्गेनाइज, वो प्राइवेट कंपनी होती है, या तो फिर वो कौन होती है, लिमिटेड कंपनीज। जैसे बिग बाजार जो है, दैट इज अ पार्ट ऑफ फ्यूचर ग्रुप। नो डाउट बिग बाजार का सिचुएशन दैट वाज वर्स इन द कोविड टाइम एंड इट वाज टेकन ओवर बाय द रिलायंस, बट अमेजॉन, अभी रिलायंस का केस चल रहा है बिग बाजार के ऊपर। ठीक है, रिटेल सेक्टर जो है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर में गवर्नमेंट पॉलिसीज होता है, जो रिक्रूटमेंट होता है एम्प्लॉयज का, वो भी गवर्नमेंट के हिसाब से होता है। ठीक है, यानी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी, कंपनसेशन लॉ, जितने तरीके के आपके फैक्ट्रीज एक्ट, कंपनसेशन लॉ, फिर आपका ESIC एक्ट, ये सारे के सारे अप्लाइड होते हैं ज़्यादातर प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज। जो रिटेल भी होता है, पब्लिक प्राइवेट होता है वो। ठीक है, जैसे रिलायंस क्या है आपका, रिलायंस जो रिटेल, रिलायंस रिटेल सुना है तुम लोगों ने? ठीक है, रिलायंस रिटेल जो आपका, ये जो आपका आजियो है, ये भी रिलायंस का ही है ना। तो जो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें सैलरी भी फिक्स्ड होती है, वेजेस फिक्स्ड होता है, वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सिचुएशन नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में टाइमिंग फिक्स नहीं होगा, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर कुछ नहीं है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय की बात करते हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में। ठीक है, अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करना इज नॉट द मेन एम, बट प्रोडक्ट को सेल करना विद सर्विसेज, यानी आपको सर्विस भी मिलेगा किसमें, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। क्लियर हो गई बात? अब रिटेलिंग क्या होता है? रिटेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर। ये याद रखिएगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, सप्लाई चेन जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पर एक होता है लेवल्स ऑफ चैनल, याद है सबको? लेवल्स ऑफ चैनल्स याद है? सबसे पहले लेवल्स ऑफ चैनल में आपके होते हैं मैन्युफैक्चरर, फिर होता है मिडलमैन, होलसेलर, रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। तो यहाँ मैन्युफैक्चरर ने जो भी प्रोडक्ट बनाया, जैसे मान लो कि किसी को एक पैकेट ब्रेड का लेना है, बीइंग अ कंज्यूमर हम लोग की रिक्वायरमेंट 1 या 2 पैकेट ब्रेड की है, तो फॉर परचेजिंग 1 और 2 पैकेट ब्रेड वी कैन नॉट मूव टुवर्ड द मैन्युफैक्चरर। फैक्ट्री तो नहीं चले जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे? रिटेलर के पास, आसपास स्टोर में, या नीड बेस्ड प्रोडक्ट के लिए तो ज्यादातर आसपास के ही हम स्टोर में जाते हैं, है ना। तो जो रिटेलर है, ये फाइनल गुड जो है वो कंज्यूमर के तक पहुंचाएगा, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर बल्क में प्रोडक्शन कर रहा है, वो बल्क जो है वो धीरे 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 क्या होता चला जाएगा, ब्रेक होता चला जाएगा, टूटता चला जाएगा। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ जैसे ही रिटेलिंग करेंगे वैसे ही आएगा। पहला कि बल्क जो है, जो मैन्युफैक्चरर बल्क में प्रोडक्शन कर रहा है, वो रिटेलर जो है वो छोटे क्वांटिटी में अकॉर्डिंग टू डिमांड कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है, तो इसको कहते हैं रिटेलिंग। अब रिटेलर कौन होते हैं? जो रिटेलिंग प्रोसीजर में इन्वॉल्व होते हैं, या तो कंपनी, या तो इंडिविजुअल, या तो इंडस्ट्री। ठीक है, लेकिन ऐसे इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्रीज आर पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर, बस मान लो कंपनी या इंडिविजुअल। क्लियर होगी बात यहां तक? चलिए लिखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ऑफ रिटेलर, पहला लिखिए बाइंग, BUYING, बाइंग।
बाइंग। अच्छा, रिटेलर क्या करता है? बेसिकली वो प्रोडक्ट पहले खरीदता है, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, लेकिन रिटेलर जो है वो क्या करेगा? प्रोडक्ट को खरीदेगा, परचेज करेगा एंड देन उसको वो क्या करेगा? सेल करेगा कंज्यूमर को। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज बाइंग। ठीक है, रिटेलर, और एक चीज और कि जो रिटेलर है जरूरी नहीं है कि वो एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स को खरीदे, दे हैव वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड वेराइटी ऑफ ब्रांड्स। अगर हम अपने जनरल स्टोर के पास जाएंगे, अगर एक यूटेंसिल साफ करने के लिए भी अगर हम एक सोप का एग्जांपल ले, तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस इन दैट, राइट? सो दे आर परचेजिंग वाइड वेराइटीज ऑफ गुड्स एंड गुड्स, ठीक है, एंड दे आर सेलिंग इट टू द फाइनल कंज्यूमर। क्लियर होगी बात? तो पहला पॉइंट इज बाइंग, दे आर परचेजिंग वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। व्हेन वी विल कंप्लीट द टॉपिक फॉर्मेट्स ऑफ रिटेल, ठीक है, फॉर्मेट्स ऑफ रिटेल की बात अगर हम करेंगे, तब वहां पर कुछ टाइप्स ऑफ स्टोर्स आएंगे जैसे स्पेशलिटी स्टोर एंड ऑल, तब वहां पर हम वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे। क्लियर होगी बात? तो बाइंग का कंसेप्ट समझ में आया सबको? प्रोडक्ट को क्या करते हैं? पहले खरीदेंगे एंड देन फिर कंज्यूमर तक, फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज स्टोरेज। सेकेंड फंक्शन इज स्टोरेज। ठीक है, तो यहां पर जो शॉपकीपर या फिर जो रिटेलर होते हैं उनके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बड़े रिटेलर, जैसे आपके बिग बाजार बड़े रिटेलर हुए, रिलायंस ट्रेंड बड़े रिटेलर हुए, ये क्या करते हैं? कई बार ये प्रोडक्ट डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, ना कि होलसेलर से। क्यों खरीदते हैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से? क्योंकि ये डिस्काउंटेड रेट में प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं कंज्यूमर को। अब डिस्काउंटेड रेट के लिए आपके पास पहले बेनिफिट होना चाहिए ना। बड़े रिटेलर है तो डायरेक्ट अप्रोच करते हैं मैन्युफैक्चरर से और प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं रिटेल कंज्यूमर तक। ठीक है, तो इनके पास जो स्टोरेज फैसिलिटी होती है, जो बड़े रिटेलर्स होते हैं दे हैव स्टोरेज फैसिलिटी उनके पास होगा, लेकिन जो स्मॉल रिटेलर्स होंगे उनके पास एज सच स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होता है। ठीक है, बहुत लिमिटेड स्टोर करेंगे, एक्सट्रीम स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट स्टोरेज क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सेलिंग। सेलिंग सेलिंग अच्छा, बैक साइड के बलिए सेलिंग की अगर हम बात करें तो दे आर बेसिकली सेलिंग द स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, बिकॉज बीइंग अ इंडिविजुअल कंज्यूमर आवर नीड इज नॉट लाइक कि हम बल्क में प्रोडक्ट को खरीदें। तो जो इनका सेलिंग पर्पस होता है वो ये होता है कि जहां पर भी वो स्टोर है वहां के आसपास की लोकेलिटी को ही वो प्रोडक्ट को सेल करे। जैसे आपके घर के पास जो जनरल स्टोर होगा वो उसी लोकेलिटी में सेल करेगा जहां पर वो स्टोर है। ठीक है, जैसे मेरे घर के पास एक छोटा सा स्टोर है, वो अगर उनसे अगर हम सत्तू के पैकेट का भी डिमांड कर देना 10 पैकेट, तो दे डोंट हैव दैट इवन। क्यों? बिकॉज उनका सेल उस तरीके से बल्क में होता ही नहीं है। जब डिमांड ही नहीं है तो उनके पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं होगी, है ना। तो वो क्या करते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोडक्ट को सेल करते हैं कंज्यूमर को, जैसे एक पैकेट बिस्किट का, एक पैकेट आटे का, लाइक दिस। ठीक है, तो सेलिंग क्लियर हो गया। सेलिंग का मतलब है यहाँ स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोडक्ट को सेल करना टू द फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज और अकॉर्डिंग टू द डिमांड या फिर चॉइस। जैसे कि कई बार कुछ प्रोडक्ट का डिमांड हाई है, जैसे गुड डे बिस्किट का डिमांड अगर हाई है तो उनके पास वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी कंपैरेटिवली बाकी बिस्किट से ज्यादा होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका सेलिंग कैसे, अकॉर्डिंग टू चॉइस एंड डिमांड ऑफ द कंज्यूमर दे आर सेलिंग द स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? समझ में आया? चौथा पॉइंट, फोर्थ, ग्रेडिंग एंड पैकिंग। ग्रेडिंग एंड पैकिंग। ग्रेडिंग एंड पैकिंग। ग्रेडिंग एंड पैकिंग। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग हैं जो खुला सामान खरीदते हैं, लाइक चीनी एंड ऑल, चीनी, मैदा, लाइक व्हाइट फ्लोर जिसको हम कहते हैं। कितने लोग हैं जो शुगर और ये सब चीजों को खुला लेते हैं, खरीदते हैं? खरीदते हो? तो कभी भी आप नोटिस करो कि जब व्हेनेवर वी आर परचेजिंग लाइक 1 kg ऑफ व्हाइट फ्लोर जिसको मैदा कहते हैं, तो इन दैट केस दे आर फर्स्ट पैकिंग इट एंड देन दे आर प्रोवाइडिंग इट टू यू। ट्रू, बिकॉज उनके पास वो बड़े बड़े किसमें होता है, साक में या बोड़े में जिसको हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन चाहिए तो थोड़ा सा क्वांटिटी, तो दे आर प्रोवाइडिंग इट बाय पैकिंग इट इन पॉली बैग। ट्रू, सो बेसिकली जो रिटेलर्स होते हैं वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एज इट इज सेल करते हैं। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यानी जो पैकेज्ड आइटम होता है
उसको ऐसे डायरेक्ट सेल करेंगे जो खुले आइटम्स होते हैं और जो बल्क में होता है, जैसे कि और जिसकी क्वांटिटी काफ़ी कम रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि ब्लैक पेपर, उसकी रिक्वायरमेंट हमें इतना सा है और उनके पास है इतना, तो वो उसको क्या करेंगे, पैक करेंगे एंड देन वो प्रोवाइड करेंगे फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कस्टमर। क्लियर हो गई बात? ग्रेडिंग एंड पैकिंग। नेक्स्ट पॉइंट, 9 पॉइंट्स है। चलिए नेक्स्ट, रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग, रिस्क बियरिंग ऐसे देखिए, जो रिटेलर्स एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, जिनका शॉप अराउंड 10 साल 15 साल से है, देन एंटिसिपेट द डिमांड, मतलब वो प्रोडक्ट को खरीदने से पहले बेचने के लिए वो एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हाँ मेरा इतना प्रोडक्ट जो है वो निकल जाएगा, बिक जाएगा। लेकिन कई बार ये चीज़ नहीं होता है, जितना आप क्वांटिटी लेकर आते हो कई बार वो प्रोडक्ट सेल नहीं होता है। सो देयर इज चांस ऑफ टेकिंग रिस्क एज वेल, यानी उसके साथ खतरा किस चीज़ का है कि आपके पास ऐसा ना हो कि ओवर स्टॉक हो जाए किसी चीज़ का, या फिर वो प्रोडक्ट जो है वो सेल ही ना हो। ट्रू, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे घर के पास एक स्टोर है, उस स्टोर में अभी राखी के टाइम पे, रक्षाबंधन के टाइम पे दे बेसिकली परचेज सम पैकेट्स ऑफ काजू कतली और वो सेल नहीं हुआ। वो फिर उसने मुझे ये बताया कि मैम काफ़ी दिन से ये सेल नहीं हुआ। अब उसमें क्या सिचुएशन है कि जो पेरिशेबल काइंड ऑफ आइटम्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पर ओवर स्टॉक का रिस्क हमेशा लगा रहता है किसके साथ? रिटेलर के साथ। क्लियर हो गई बात? तो एक तरीके से दे आर बियरिंग रिस्क। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादातर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि जो रिटेलर्स तक गुड्स कैसे आते हैं, तो रिटेलर तक गुड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं होलसेलर के द्वारा। या तो होलसेलर उसको ट्रांसपोर्ट करता है, पर्टिकुलर अपने यहाँ से स्टोर से ट्रांसफ़र करेगा, या मैन्युफैक्चरर ट्रांसफ़र करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है, या तो फिर शॉप, या तो फिर रिटेलर खुद जा करके परचेज करता है। ठीक है? सो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इज गिवन बाय मैन्युफैक्चरर और होलसेलर टू द रिटेलर। कौन देता है इनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी? मैन्युफैक्चरर और होलसेलर। यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग अच्छा, फाइनेंसिंग की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को क्रेडिट फैसिलिटीज पता है क्या होता है? क्रेडिट फैसिलिटीज, यहाँ पर क्रेडिट का मतलब है उधार पे सामान देना, यानी कि जो रिटेलर्स होते हैं वो कई बार प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर तक? क्रेडिट बेसिस पे। ठीक है? और वो खुद भी प्रोडक्ट क्रेडिट बेसिस पे खरीदते हैं सप्लायर से, है ना, या होलसेलर से खरीदते हैं क्रेडिट बेसिस पे। तो यहाँ जो इनका फाइनेंसिंग सिस्टम है, सम रिटेलर्स ग्रांट क्रेडिट टू द कस्टमर, ठीक है, एंड प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ रिटर्न और एक्सचेंज टू, मतलब रिटर्न और एक्सचेंज भी आप कर सकते हो प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट को उधार पे भी खरीद सकते हो। ये फैसिलिटी रिटेलर किसको देता है? कंज्यूमर को। क्लियर हो गई बात? कस्टमर कंज्यूमर का डिफरेंस पता है ना? चलो, और कई बार इसके साथ साथ आजकल तो होम डिलीवरी फैसिलिटीज भी रिटेलर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे बिग बाजार ने भी स्टार्ट कर दिया तो होम डिलीवरी फैसिलिटीज। हाँ, नेक्स्ट वन इज सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन इज द पार्ट ऑफ प्रमोशन। क्या होता है सेल्स प्रमोशन? शॉर्ट टर्म पॉलिसी में किया जाता है ताकि सेल को बढ़ाया जा सके। वेरी गुड। बेसिकली इट इज अ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव विच इज प्रोवाइडेड बाय द, बेसिकली कंपनी के द्वारा प्रोवाइड होता है कई बार, और रिटेलर्स भी सेल्स प्रमोशन करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए डिस्काउंट लगा दिया, 20% डिस्काउंट, फ्री दे दिया गुड्स, ये सारे लॉटरी करवा दिया। ठीक है? तो ये सारे के सारे आपके सेल्स प्रमोशन के पार्ट है, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन। ठीक है? सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ प्रमोशन। तो यहाँ सेल्स प्रमोशन कैसे करता है रिटेलर? वो अपने ही शॉप में एडवर्टीजमेंट करता है प्रोडक्ट का। कैसे? उसको बेसिकली रिप्रेजेंट करके, डेमोन्स्ट्रेट करके। ठीक है? जैसे आप लोगों ने भी, बहुत लोगों ने देखा होगा कि पतंजलि वगैरह का आइटम या लक्स वगैरह का जो सोप होता है, एक पर्टिकुलर एक एरिया को ले लेता है रिटेल शॉप में और उसको फिर डेकोरेट करके उसको रिप्रेजेंट करता है। सो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेल्स प्रमोशन। ठीक है?
साथ में दे आर ऑल्सो डूइंग द शॉप डेकोरेशन अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। जैसे क्रिसमस आने वाला तो क्रिसमस ट्री लगा दिया, ठीक है। एक तरीके से एक थीम को रिप्रेजेंट भी कौन करता है? रिटेलर। मतलब इन शॉप एडवर्टीजमेंट करना और सेल्स प्रमोशन भी प्रोवाइड कौन करता है? रिटेलर। तो सिर्फ कंपनी नहीं करती है, रिटेलर भी करती है ये काम, मतलब एडवर्टीजमेंट का या सेल्स प्रमोशन का काम। नेक्स्ट पॉइंट, और एक चीज और भी कि रिटेलर जो होता है वो फाइनल सेलर होता है कंज्यूमर को, तो वो परसुएड करता है कंज्यूमर को प्रोडक्ट को मतलब परचेज करने के लिए भी। परसुएड मतलब इन्फ्लुएंस करता है, मनाता है, कन्विंस करता है कि आप ये प्रोडक्ट खरीदिए, ये प्रोडक्ट खरीदिए। तो एक तरीके से रिटेलर जो है वो हेल्प भी करता है कंज्यूमर का, अगर वो पर्सन किसी डायलेमा में या कंफ्यूजन में है तो, है ना। सो एक तरीके से सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है रिटेलर, सेल्स प्रमोशन भी कर रहा है, प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर रहा है, थीम भी दिखा रहा है, डेकोरेट भी कर रहा है। ये कौन करेगा? रिटेलर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन। लास्ट पॉइंट है ये, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? क्योंकि रिटेलर जो है आपका वो सबसे लास्ट में है सप्लाई चेन में, तो उसको पता है कि कंज्यूमर का डिमांड क्या है। जैसे कई बार हम किसी स्टोर में जाते हैं और हम लेटेस्ट किसी प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं और वो अनअवेलेबल होता है, तो यहाँ पर रिटेलर को किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है? कंज्यूमर के डिमांड के बारे में, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन वो कहाँ तक पहुँचाएगा? मैन्युफैक्चरर तक। और मैन्युफैक्चरर जो भी नया प्रोडक्ट बना रहा है और जो भी लेटेस्ट मार्केट में आया है वो कंज्यूमर तक सेल करेगा, यानी मैन्युफैक्चरर से जो इंफॉर्मेशन आ रहा है प्रोडक्ट्स रिलेटेड वो भी वो किसको देगा? कंज्यूमर को। यानी कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का काम कौन करेगा? रिटेलर। क्लियर हुआ? समझ में आया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ रिटेलिंग। इवोल्यूशन ऑफ रिटेलिंग सेक्टर इन इंडिया। इवोल्यूशन ऑफ रिटेलिंग सेक्टर इन इंडिया। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर एक आपके बुक में यहाँ एक टेबल दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ रिटेलिंग इन डिफरेंट कंट्रीज, तो जिसमें ना दो चीज़ों का कंपैरिजन किया गया है। इवोल्यूशन ऑफ रिटेलिंग इन इंडिया, लिख लिया सबने टॉपिक? अब उससे ये जो चीज़ है इवोल्यूशन है, उससे पहले मैं तुम लोग को कुछ दिखाना चाहती हूँ कि दैट देयर इज वन चार्ट गिवन इन योर बुक। अब ये चार्ट में क्या है मैं बताती हूँ। इस चार्ट में वही चीज़ है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मॉडर्न रिटेल एंड ट्रेडिशनल रिटेल सेक्टर है बेसिकली, ठीक है। तो मॉडर्न रिटेलिंग आजकल कैसा हो गया है? मॉल से शॉपिंग करना ट्रेंड है आजकल का, लोग मॉल से शॉपिंग करना पसंद करते हैं, डिस्काउंटेड रेट में शॉपिंग करना पसंद करते हैं, हाइजीनिक प्लेस से शॉपिंग करना पसंद करते हैं ना। लेकिन क्या इंडिया में इसका डिमांड है? तो ये चार्ट उस चीज़ को दिखा रहा है कि यूएस में ट्रेडिशनल चैनल सिर्फ 15% है और मॉडर्न चैनल 85% है। वॉलमार्ट पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटेलर है। और दूसरी चीज कि वहीं से ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की शुरुआत हुई। और ये पता है कब आया था? यूएस में सबसे पहले स्टार्ट ये कब हुआ था? 1962 में। वॉलमार्ट 1962 में। और जो आपका बिग बाजार है उसका आइडिया भी डिराइव किया गया है वॉलमार्ट से। उसका जो कंसेप्ट है ना EDLP का, एवरीडे लो प्राइस, ये कंसेप्ट वहीं से डिराइव किया गया है। खैर चलिए वॉलमार्ट और बिग बाजार का केस स्टडी करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले यूएस का जहां ट्रेडिशनल चैनल 15% है, मॉडर्न चैनल 85% है। ताइवान का जहां पर 19% ट्रेडिशनल चैनल है, मॉडर्न चैनल 81% है। और इंडिया का पता है क्या है? ट्रेडिशनल चैनल 98% एंड मॉडर्न चैनल ओनली 2%। रीजन, अब क्वेश्चन इज व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। तो डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि आपके आज भी रूरल एरियाज में द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। हाट्स में, मेला से आज भी सामान खरीदते हैं, रोड के किनारे जो प्रोडक्ट सेल होता है वहां से आज भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्योंकि रूरल मार्केट में ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं गया है। नो डाउट ITC जो है, एम्पेरिकल टोबैको कंपनी, उन्होंने चौपाल सागर नाम का एक मॉल स्टार्ट किया था वहां पर। सबसे पहले मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई थी उसकी, लेकिन उस तरीके का जो मॉल है वो बहुत ही कम है। तो रूरल एरियाज तक तो अभी रिटेल ऑर्गेनाइज गया ही नहीं है। और 70%, लगभग 60% से ऊपर पॉपुलेशन आज भी रूरल एरियाज में है। तो कहाँ से बढ़ेगा आपका मॉडर्न रिटेल कैसे बढ़ेगा?
और जो भी इंक्रीज हुआ भी है दैट इज बिकॉज ऑफ द LPG, बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो भी इंक्रीज हुआ भी है आपका, जो भी रिटेल आया भी है ऑर्गेनाइज, वो इन्हीं की वजह से आया है। और थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, स्टेटस, और बोल सकते हैं ना कि वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस। लेकिन रूरल एरियाज में पीपल आर प्राइस सेंसिटिव, दे कैन नॉट एबल टू परचेज द प्रोडक्ट, लग्जरियस प्रोडक्ट फ्रॉम द मॉल। सो दैट इज द रीजन कि वहाँ आज भी रिटेल, ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर नहीं है। ठीक है, इसीलिए 98% इंडिया में आज भी अनऑर्गेनाइज्ड है, ट्रेडिशनल है, और 2% मॉडर्न रिटेल सेक्टर है। ठीक है, अच्छा, इवोल्यूशन ऑफ रिटेल का कुछ पॉइंट्स लिख लो। व्हाई देयर इज इवोल्यूशन ऑफ रिटेल का लिखो पॉइंट। उसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स करेंगे। चलिए लिखिए। Liberalized economy. Liberalized economy. The first reason is liberalized economy because of the new economic policy 1991. There is inflow of foreign branded goods. Inflow of foreign branded goods का मतलब है कि वो सारे goods आने शुरू हो गए जो कि foreign में बनते थे। ठीक है, so because of the globalization now there is a transfer of goods and services from one country to another country. So because of the liberalized economy, so many retail sector emerged in India. पहला रीजन। सेकेंड रीजन लिखिए क्या है इवोल्यूशन का, कौन, चलिए सेकेंड पॉइंट लिखिए। एक तो रिटेल सेक्टर का रीजन हो गया लिबरलाइज्ड इकोनॉमी। सेकेंड रीजन क्या होगा, इंप्रूवमेंट इन सिविक सिचुएशन। इम्प्रूवमेंट इन सिविक सिचुएशन यानी कि हर एक कंट्री में सेफ्टी, सिक्योरिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ, इश्यूज ऑफ लाइसेंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हुआ, तो जिसकी वजह से आपका क्या हुआ, बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ रिटेल सेक्टर। सो इन द सेकेंड पॉइंट राइट, सेकेंड पॉइंट में लिखिए इम्प्रूवमेंट इन सिविक सिचुएशन। इम्प्रूवमेंट इन सिविक सिचुएशन, CIVIC, सिविक सिचुएशन, सिक्योरिटी बढ़ा। ठीक है, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज बढ़ गई है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज जब बढ़ी तो एक कहीं पर भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो दूसरी जगह पे जाना इजी हो गया, तो रिटेल नए नए सेक्टर इंक्रीज हुए, है ना। सो सेकेंड आपका जो पॉइंट होगा दैट इज इम्प्रूवमेंट इन सिविक सिचुएशन लाइक सेफ्टी, सिक्योरिटी, फिर आपका इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इश्यूज ऑफ लाइसेंस। तो सिर्फ सिविक इम्प्रूवमेंट लिख लो, लिख लिया ना। थर्ड पॉइंट लिखो। हाँ बोलो बेटा। सिविक हेयर रिलेटेड विद द सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, जो एक सोशल सिचुएशन इंप्रूव हुआ, सोसाइटी इंप्रूव हुआ, पीपल जो लोग हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट वन इज राइज इन द एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेंड। राइज इन द एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेंड, राइज इन द एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेंड। थर्ड, ये तो मुझे लगता नहीं है कि एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी, ये तो पॉइंट ही काफी है अपने आप में ही कि जो सिविक सिचुएशन, ये सॉरी जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है ये आपका, ये कहीं ना कहीं रिटेल सेक्टर को इसने इंक्रीज किया। बहुत लोगों ने रेस्टोरेंट ओपन किया, फिर चेन स्टोर ओपन किया। ठीक है, क्यों हुआ ये चीज़, बिकॉज ऑफ द बोल सकते हैं ना कि लैक ऑफ सिक्योरिटी इन द जॉब, जिसकी वजह से आपका एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेंड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। लोग अपना बिजनेस करना पसंद करते थे, तो ज़रूरी नहीं है कि अपना बिजनेस उनका इंडस्ट्रियल ही रिलेटेड हो, बल्कि रिटेल रिलेटेड भी उनका बिजनेस हो सकता है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेंड की वजह से कहीं ना कहीं आपका रिटेल सेक्टर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। जैसे MBA चाय वाला, दैट इज अ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फ्लिपकार्ट एंटरप्रेन्योरशिप है ना। सो ये भी आपका नेक्स्ट पॉइंट ये हुआ, ट्रेंड बढ़ा किस चीज का, एंटरप्रेन्योरशिप का। फोर्थ लिखिए पॉइंट, इवोल्यूशन क्यों हुआ, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, अब वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट कैसे बढ़ा, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ साथ अब सर्विसेज भी मिलना शुरू हो गया, तो वैल्यू जो है अब आपका प्राइस सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं है, कॉस्ट नहीं है, प्लस सर्विस कॉस्ट भी इंक्लूड हो गया। तो कहीं ना कहीं सर्विस को बेटर तरीके से प्रोवाइड करने के लिए प्रोडक्ट के साथ आपका इवोल्यूशन हुआ रिटेल सेक्टर का।
क्लियर हो गई बात? पॉइंट समझ में आया? ये वैल्यू इंक्रीज हुआ किसका? प्रोडक्ट का, आपके गुड्स का, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर्विस भी अब इसके साथ क्या हो गया? इंक्लूड हो गया। तो सर्विस बेटर प्रोवाइड करने के लिए बेटर रिटेल सेक्टर, ऑब्वियसली रिटेल सेक्टर भी इंप्रूव होगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन हैव गॉन अप। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन हैव गॉन अप, तो बेसिकली ये फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है कि कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, आप सर्विसेज चाहिए प्रोडक्ट के साथ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कंज्यूमर कंप्लेन हैंडलिंग सब होना चाहिए। तो इस चीज़ को देखते हुए बेसिकली बोल सकते हैं कस्टमर का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया और कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा वाइड वेराइटी का चॉइस भी मिलना शुरू हो गया, ठीक है। जब वाइड वेराइटी ऑफ चॉइस मिलने लगा, फॉरेन गुड्स भी मिलने लगा, तो डेफिनेटली क्या होगा? आपका रिटेल सेक्टर में इंप्रूवमेंट या इवोल्यूशन। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट लिखिए, फैशन स्टेटमेंट और ट्रेंड। फैशन स्टेटमेंट और ट्रेंड, फैशन स्टेटमेंट और ट्रेंड। नाउ द पीपल आर मोर फैशनेबल। ट्रू, फैशनेबल है, उनको बेसिकली फैशन क्या होता है उनको अब सेंस होने लगा है। तो फैशन ने और कहीं ना कहीं फैशन के डिमांड ने इवोल्यूशन किया किस चीज़ का? आपके रिटेल सेक्टर का। क्लियर हो गई बात? सो इवोल्यूशन ऑफ बेसिकली रिटेल सेक्टर कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ द फैशनेबल गुड्स इन द मार्केट। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल कह सकते हैं या फिर लैक ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। स्टेटस सिंबल एंड लैक ऑफ टाइम, स्टेटस सिंबल एंड लैक ऑफ टाइम। अच्छा, लैक ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ कि आजकल जो बेसिकली कंज्यूमर है उनके पास टाइम नहीं है परचेज करने का, ज़्यादातर प्रोडक्ट खरीदने का। तो अब वो क्या करते हैं कि या तो वो ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने, या तो फिर एक ही रूफ के अंडर यानी कि एक ही स्टोर में एंटर करते हैं और सारा सामान खरीदते हुए निकलते हैं। तो इसकी वजह से भी इस तरीके की रिटेल सेक्टर की ज़रूरत हुई, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर की। जैसे बिग बाजार में जाते हैं तो ग्रॉसरी के साथ साथ बाकी आइटम्स भी खरीद के ले आते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के पास टाइम की कमी है, एक ही बार जाते हैं सारे शॉपिंग करते हैं, है ना। अब लोगों के लिए शॉपिंग नीड बेस्ड नहीं रह गया है, शॉपिंग एक्सपीरियंस बन गया है कि वो जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे शॉपिंग को। तो ये भी कहीं ना कहीं रीजन है किस चीज़ का? इवोल्यूशन ऑफ रिटेल का। क्लियर होगी बात? यहाँ तक समझ आया? अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, 1 मिनट का गैप ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कंज्यूमर बिहेवियर इन रिटेल। कंज्यूमर बिहेवियर इन रिटेल। अच्छा, कंज्यूमर का बिहेवियर रिटेल सेक्टर में कैसा होता है? कंज्यूमर बिहेवियर इन रिटेल कैसा होगा? किस तरीके से रिटेल में स्टोर में जाके शॉपिंग करता है कंज्यूमर? कैसा बिहेवियर होता है कंज्यूमर का? और क्या क्या फैक्टर्स है जो मैटर करता है जब वो शॉपिंग करता है रिटेल मतलब स्टोर में जाकर के? प्राइस देखेगा, ठीक है, प्लेस देखेगा, क्वालिटी देखेगा, वही लोकेशन वगैरह देखेगा, पार्किंग फैसिलिटीज़ देखेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर जो है इन रिटेल में कंज्यूमर का कैसा बिहेवियर है देखो, ठीक है। अब लिखिए रिटेलर, ये रिटेलर इसके अंडर में एक सब पॉइंट लिखना, रिटेलर इवैल्यूएशन बाय कंज्यूमर, यानी रिटेलर को कैसे इवैल्यूएट करते हैं कंज्यूमर। पहले ये पॉइंट लिखो, रिटेलर इवैल्यूएशन बाय कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर कैसे इवैल्यूएट करेगा रिटेलर को, ठीक है, कैसे वो जाके शॉपिंग करेगा, कैसे वो प्रोडक्ट को खरीदेगा, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर बिहेवियर इज अ स्टडी दैट व्हाट इज द परचेजिंग पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर किस तरीके से प्रोडक्ट को परचेज करता है, उसका क्या मोटिवेशन है, उसका क्या नीड है, उसका क्या डिमांड है, ये मार्केटर पढ़ता है। तो इसको हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर एक तरीके का स्टडी है। अब कंज्यूमर बिहेवियर कैसे शो होता है रिटेलर को, वो कैसे इवैल्यूएट करता है? सबसे पहला तरीका कैसे इवैल्यूएट करेगा? कन्वीनियंट लोकेशन, यानी कि जो भी जगह से वो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो उसके घर के क्या होना चाहिए? नियर बाई, आसपास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, मान लो PNA मॉल के पास रह रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम द दानापुर। ट्रू, पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा दूर पड़ेगा आपके लिए, है ना। तो लोकेशन क्या होना चाहिए? कन्वीनियंट होना चाहिए।
आसपास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होना चाहिए, पब्लिक कन्वीनियंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल आउटस्कर्ट में कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहां जाकर के प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, आते टाइम वहां से कोई कन्वीनियंस नहीं मिल रहा है हमें, तो कैसे आएंगे, है ना। तो स्टोर जो लोकेशन होना चाहिए वो कन्वीनियंट होना चाहिए, जहां हर तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल हो और रीचेबल हो, यानी जहां पर हम रीच कर सके, जा सके। क्लियर होगी बात। फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट, ये सब करवा रही हूं मैं रिटेलर इवैल्यूएशन बाय कंज्यूमर के अंडर में, रिटेलर इवैल्यूएशन बाय कंज्यूमर। सेकेंड पॉइंट, पार्किंग स्पेस, पार्किंग स्पेस, कन्वीनियंस लोकेशन, कन्वीनियंस लोकेशन। सेकेंड वन इज पार्किंग स्पेस। पार्किंग स्पेस का मतलब है कि आजकल कोई भी रिटेल सेक्टर या रिटेल में जाता है, जैसे कि बिग बाजार जाओगे, वहां पर भी पार्किंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल। अगर पार्किंग फैसिलिटीज नहीं है और आपने बहुत सारा ग्रॉसरी खरीद लिया तो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कैरी, राइट। सो पार्किंग फैसिलिटी से आप अपना वे ऑफ मतलब अपना जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा आप अपने साथ ले जा सकते हो, यानी कार बाइक लेके जा सकते हो। तो पार्किंग फैसिलिटीज के बेसिस पर भी शॉप में या रिटेल स्टोर में जाना पसंद करता है कंज्यूमर। सो पार्किंग फैसिलिटीज आर ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज इवेल्युएटेड बाई कस्टमर। ठीक है। थर्ड पॉइंट, डिस्प्ले स्लैश मर्केंडाइजिंग, डिस्प्ले स्लैश मर्केंडाइजिंग, डिस्प्ले स्लैश मर्केंडाइजिंग। अच्छा, डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, क्या होता है महिमा डिस्प्ले का मतलब, डिस्प्ले का मतलब क्या होता है? डिस्प्ले का मतलब होता है कोई चीज शो करना, प्रेजेंट करना, दिखाना, है ना, डिस्प्ले करना। जैसे कि ये बुक जो है वो सेल्फ में रखा हुआ है, सेल्फ में, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये डिस्प्ले किया जा रहा है शेल्फ में, या फिर इसको ऐसे ओपन करके फर्स्ट पेज ऐसे शो किया जा रहा है, तो इसको कहते हैं डिस्प्ले। तो बेसिकली किस तरीके से आपने मर्केंडाइज को डिस्प्ले कर रखा है। ऐसा नहीं कि स्टोर गए और देख रहे हैं सब कुछ और अनऑर्गेनाइज्ड वे में है, बड़े बड़े आइटम्स बाहर रखे हैं, छोटे वाले आइटम्स बिल्कुल अंदर है, आपको हर प्रोडक्ट को ढूंढना पड़ रहा है। तो ये भी आपके लिए क्या होगा, इनकन्वीनियंस कस्टमर के लिए। ऐसे जगह पे जाना जहाँ पर प्रॉपरली कोई चीज़ क्लासिफाइड नहीं है, प्रॉपरली डिस्प्लेड नहीं है, प्रॉपरली क्लासिफाइड नहीं है, प्रॉपरली डिपार्टमेंटलाइज नहीं है, तो ऐसे जगह पे आप नहीं जाओगे, है ना। सो प्रोडक्ट को किस तरीके से डिस्प्ले करना है, दैट शुड बी देयर इन द पर्टिकुलर रिटेल स्टोर। नीड बेस्ड प्रोडक्ट खरीदना है, बिल्कुल घर में नमक खत्म हो गया, जल्दी से दौड़ के गए आसपास के स्टोर से ले आए, वो मैटर नहीं करेगा। लेकिन जब आप शॉपिंग करने जाओगे तब ये सारी चीज़ों को आप इवैल्यूएट करोगे, है ना, क्योंकि प्री प्लान चीज़ें होती हैं शॉपिंग। चलिए नेक्स्ट आगे लिखिए, इमेज ऑफ रिटेल स्टोर, यानी कौन से रिटेल स्टोर में आप जा रहे हो उसका इमेज क्या है। जैसे ही नाम सुनते हैं हम पटना में विशाल मेगा मार्ट या बिग बाजार, दिमाग में इमेज आता है कि ऑर्गेनाइज्ड और बहुत बेटर सेक्टर है ना, तो जाना पसंद करोगे। लेकिन जैसे ही सुनोगे XYZ डिपार्टमेंटल स्टोर, जाना पसंद करोगे नहीं। तो कहाँ से आप शॉपिंग कर रहे हो, दैट ऑल्सो मैटर्स, यानी व्हाट इज द इमेज ऑफ दैट स्टोर, यानी उस स्टोर का, उस रिटेल का क्या मार्केट में इमेज है, यानी उसकी ब्रांड इक्विटी कितनी ज़्यादा हाई है, उस हिसाब से भी आप शॉपिंग करोगे। और शॉपिंग करने के बाद आप आकर के शो ऑफ भी करोगे कि वहाँ से खरीदा प्रोडक्ट को, है ना। तो इसीलिए इसको कहते हैं इमेज जो है रिटेल स्टोर का, वो भी बहुत ज़्यादा क्या करता है, मैटर करता है इन परचेजिंग द प्रोडक्ट। जैसे कि सैंडल खरीदेंगे तो कहाँ से खरीदेंगे, बाटा से परचेज करेंगे, है ना। अगर सैंडल खरीदेंगे तो कहाँ से खरीदेंगे, श्रीलेदर से खरीदेंगे। तो वाई वी आर यूजिंग सच काइंड ऑफ वर्ड्स, बिकॉज द इमेज ऑफ दीज ब्रांड्स आर गुड इन दिस पर्टिकुलर एरिया पटना, राइट। तो कहेंगे कि इमेज क्या है रिटेल स्टोर का, वो भी हमारे लिए इवैल्यूएशन में काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स रिटर्न पॉलिसी, सेल्स रिटर्न पॉलिसी, सेल्स रिटर्न पॉलिसी। अब जैसे कि अमन है, अमन गया, इसने एक अच्छा सा शर्ट खरीदा, अब लेकिन उस शर्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया और ये रिटर्न बेचारा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर पॉलिसी है कि रिटर्न नहीं होगा। मान लो ऐसा नो रिटर्न पॉलिसी है, तो ऐसे सिचुएशन में अमन के साथ क्या हो गया, चीटिंग हो गई एक तरीके से। अमन ने इवैल्यूएट नहीं किया चीज़ों को, है ना, सही बात। तो रिटर्न पॉलिसी स्टोर का क्या है, अगर वहाँ पर नो रिटर्न पॉलिसी है तो वहाँ से आप शॉपिंग करना पसंद नहीं करोगे,
ट्रू, जहाँ पर एक्सचेंज की पॉलिसी नहीं है, नो रिटर्न पॉलिसी है, तो वहाँ पर शॉपिंग करना आप पसंद नहीं करोगे। तो यहाँ पर ये भी रिटर्न पॉलिसी ऑल्सो मैटर्स इन इवेल्युएटिंग द बेसिकली रिटेलर। क्लियर हो गई बात? हाँ, क्या बोलो बेटा? वो ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस, अच्छा अब तुम लोग को लग रहा होगा गुड्स खरीदना है तो सर्विस का क्या यूज है ना, लेकिन एक्चुअल में सर्विस का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, बिकॉज दैट इज हेल्पफुल फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर रिटेल स्टोर। भरोसा को जनरेट करने में हेल्प करेगा, बढ़ाने में हेल्प करेगा। जैसे मैं बताती हूँ कि फॉर परचेजिंग एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी आई बेसिकली प्रेफरेंस हीरा पन्ना। Why I am giving preference? Not because there is no organized sector. There are multiple kind of Kalyan jewelers are there. There are Tanishq are there. हाँ, बहुत सारे त्रिभुवन दास are there. Multiple organized retail, jewelry retail sector is there. Still, why I am purchasing it from that place? The reason behind is loyalty. कि मैं एक तो लॉयल हूँ, और क्यों लॉयल हूँ? बिकॉज ऑफ द कस्टमर सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग यू, द ग्रीट, द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ कन्विंसिंग, द वे ऑफ द इलैबोरेटिंग, एवरीथिंग मैटर्स। यानी कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट खरीद रही हूँ मैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं कंफ्यूजन में हूँ और मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, आई डोंट वॉन्ट टू परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम दैट प्लेस, बिकॉज इफ नो वन इज गिविंग यू प्रेफरेंस एज अ कंज्यूमर, यू आर द किंग ऑफ द मार्केट, एंड प्रेफरेंस नहीं मिलेगा तो कैसे खरीदोगे? तो क्वालिटी ऑफ सर्विस, और क्वालिटी ऑफ सर्विस में आफ्टर सेल सर्विस भी इंक्लूड होगा। यानी कि अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदा तो उसका आफ्टर सेल सर्विस क्या है? डिलीवरी, होम डिलीवरी, घर पे पहुंचा रहे हैं, तो ये सारे के सारे सर्विसेज में आएगा। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है वो भी रिटेलर, ये कंज्यूमर इवैल्यूएट करेगा। ठीक है, किस तरीके से आप कंज्यूमर के साथ डील करते हो, कैसे कंज्यूमर को लॉयल बनाते हो, कैसे कंज्यूमर को प्रायोरिटी देते हो, कैसे आफ्टर सेल सर्विस देते हो, कैसे कस्टमर कंप्लेन को हैंडल करते हो, दीज ऑल कम्स अंडर द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। अगर आपके शॉप का, स्टोर का प्रोडक्ट बहुत सारा है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर देयर, बट क्वालिटी ऑफ सर्विस इज नॉट देयर, नो वन इज गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम योर प्लेस अंटिल एंड अनलेस देयर इज सम इमरजेंसी। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एंड चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स स्टाफ बिहेवियर। सेल्स स्टाफ बिहेवियर, सेल्स स्टाफ बिहेवियर, क्वालिटी ऑफ सर्विस हो गया, क्वालिटी ऑफ सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है, सर्विस ड्यूरिंग द परचेजिंग ऑफ गुड्स, होम डिलीवरी सर्विस, ये सारी सर्विस आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस में आई। नेक्स्ट है कि सेल्स स्टाफ बिहेवियर, यानी कि जो वहाँ पर एम्प्लॉयज खड़े हैं, ठीक है, जो आपके लिए किस चीज़ के लिए है? आपको बेसिकली हेल्प करने के लिए, है ना। अगर उनका बिहेवियर आपके साथ रूड है तो भी आप उस रिटेल स्टोर में जाना पसंद नहीं करोगे। सो बिहेवियर ऑफ द सेल्स स्टाफ मैटर्स अ लॉट। द पॉजिटिव वे ऑफ टॉकिंग एंड द फेस, स्माइलिंग फेस ऑलवेज बेसिकली आपको मोटिवेट करेगा प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, फेयरनेस ऑफ प्राइस, यानी कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो मार्केट रेट से अगर डिस्काउंटेड रेट है, कम है, तो आप वहां पर से प्रोडक्ट खरीदना पसंद करोगे। फेयरनेस ऑफ प्राइस यानी सही दाम लगाना, ठीक है, सही दाम लगाना, डिस्काउंटेड प्राइस, क्योंकि पीपल आर प्राइस सेंसिटिव, कंज्यूमर्स आर प्राइस सेंसिटिव। जितना सस्ता प्रोडक्ट, जितना बेटर क्वालिटी, उतना ज़्यादा खरीदेंगे वो, है ना। सो फेयरनेस ऑफ प्राइस, प्राइस सही दाम लगाना। क्लियर होगी बात? फेयरनेस ऑफ प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जो ब्रांड फैक्ट्री से प्रोडक्ट खरीदते हैं? कोई नहीं बताएगा। ब्रांड फैक्ट्री से कितने लोग खरीदते हैं प्रोडक्ट? जी कि लिवाइस में गए और 20% डिस्काउंट मिल गया, खरीदोगे? और कई लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट तभी खरीदते हैं जब वो डिस्काउंटेड रेट में होता है। 100% ट्रुथ, ठीक है। तो बेसिकली डिस्काउंट एंड ऑफर्स ऑल्सो हेल्पफुल फॉर इवेल्युएटिंग द रिटेल, ठीक है। जितना ज़्यादा स्टोर में डिस्काउंट रहेगा उतना ज़्यादा, और अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर रहा है तो उतना ज़्यादा आप विजिट करना पसंद करोगे। नेक्स्ट लिखिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, ये सारा, हाँ, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। यस अनुप्रिया, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। अच्छा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड का मतलब क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट एक्सपायरी पहुंचा दे रहा है, बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है,
जिसका सिर्फ 1 महीना एक्सपायरी को बचा है, ऐसे प्रोडक्ट तो नहीं पहुंचा रहा है, ऐसे प्रोडक्ट तो नहीं दे रहा है। तो प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो लेटेस्ट होना चाहिए, फ्रेश प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। सो द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट शुड बी फ्रेश एंड गुड। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। नेक्स्ट पॉइंट, नो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट ऑन सेल्फ्स। एक तरीके से सेल्फ्स में कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट मत रख देना। नेक्स्ट वन इज शॉपिंग एक्सपीरियंस। नहीं वो रहने दो, उसको बस मैंने ऐसे इलैबोरेशन के लिए बताया। शॉपिंग एक्सपीरियंस यानी कि अगर आपके यहाँ से किसी ने शॉपिंग किया तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर उसका एक्सपीरियंस बेटर रहा तो नेक्स्ट टाइम फिर आएगा वो परचेज करने। जैसे मान लो मैं बिग बाजार गई, 2 मिनट में बिलिंग हो गया, 5 मिनट में प्रोडक्ट सब कुछ खत्म, मैं बाहर आ गई, तो मेरा शॉपिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहा। लेकिन अगर मैं वहाँ पर जाके वेटिंग लाइन में हूँ बहुत लंबे टाइम तक, शायद हो सकता है 1-1.5 घंटे हो गए तब भी बिलिंग के लिए खड़े हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस हो सकता है वर्स हो। तो अगर आपके स्टोर में शॉपिंग एक्सपीरियंस कस्टमर का अच्छा होगा तो वो हमेशा आपके यहाँ पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एम्बियंस एंड एटमोस्फेयर ऑफ रिटेल स्टोर। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बियंस? माहौल, एम्बियंस और एटमोस्फेयर ऑफ रिटेल, एम्बियंस और एटमोस्फेयर ऑफ रिटेल। अच्छा, एम्बियंस का मतलब होता है माहौल। जैसे मान लो कि मैं किसी स्टोर में गई, वहाँ पर टेम्परेचर एसी का बहुत लो है, एक्सट्रीम लो, और वहाँ लगने लगी ठंड, तो कन्वीनियंस होगा क्या शॉपिंग करना वहाँ से? मैं गई और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है वहाँ पर, कैसा माहौल होगा? वर्स। मैं गई, लाइटनिंग की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, बहुत डिम लाइट्स जल रहे हैं, कैसा रहेगा? एम्बियंस, वर्स। तो इन शॉर्ट कि आप जहाँ से शॉपिंग कर रहे हो वहाँ का माहौल कैसा है। हो सकता है कि लाइट म्यूजिक बज रहा हो, अच्छे येलो लाइट्स यूज़ हो, तो ये एक एटमॉस्फेयर, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को जनरेट कर रहा है। तो वहाँ पर मुझे खरीदने में पीसफुल मेरा माइंड पीस में रहेगा, मतलब दिमाग शांत रहेगा, मैं आराम से परचेज कर पाऊंगी। सो एम्बियंस और एटमॉस्फेयर ऑफ रिटेल मैटर्स अ लॉट। इसमें आपका हाइजीन भी आएगा, क्लीनलीनेस भी आएगा। क्लटर तो नहीं है, कहीं आसपास जा रहे हो हर जगह पे आपको दिख रहा है बिल्कुल बहुत ज़्यादा लिटर, और बोल सकते हैं ना कि हर जगह पे आपको ऐसे दिखेगा, परचेज करने में अच्छा लगेगा वैसी जगह से प्रोडक्ट? नहीं। तो क्लीनलीनेस, हाइजीन, लाइटनिंग, म्यूजिक, नॉइज, दीज ऑल क्रिएट्स द एटमॉस्फेयर और एम्बियंस इन द रिटेल स्टोर। क्लियर होगी बात? उसके अलावा रिलेशनशिप विथ रिटेलर, रिलेशनशिप विथ रिटेलर यानी रिटेलर के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, दैट ऑल्सो मैटर्स, ठीक है। रिलेशनशिप विथ रिटेलर, अगर रिटेलर के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप है, जैसे बुटीक्स में विमेन जो ज़्यादातर बुटीक्स में देखना प्रोडक्ट को सेल करती हैं, उनका एज एकदम फ्रेंडली रिलेशन होता है रिटेलर के साथ। तो कोई भी तरीके का नया डिस्काउंट, नया प्रोडक्ट आता है तो वो तुरंत से इन्फॉर्म करती हैं उनको कि नया ऐसा प्रोडक्ट अभी आया है ना। सो एक तरीके से कस्टमर लॉयल्टी जो होता है रिटेलर के साथ, अच्छी रिलेशनशिप के वजह से आपका कस्टमर लॉयल भी रहता है। तो रिलेशनशिप आपका रिटेलर के साथ कैसा है उससे भी आप इवेल्युएट कर सकते हो बेसिकली रिटेल को, ठीक है। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर कम्स अंडर द इवेल्युएशन डन बाय कंज्यूमर फॉर रिटेलर, ठीक है। ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।